हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर थ्योरी मास्टर चैनल। और आज ये पार्ट चौथा है हमारी वीडियो का, जिसमें हम 121 से लेकर 160 तक के सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। पूरे 40 क्वेश्चन होंगे और ऐसे ही 25 वीडियो में हमारा पूरा 1000 वाली जो एक क्वेश्चन बैंक की सीरीज़ है वो कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। हाथी दांत की पटरियों पर चित्रण शैली है पेंटिंग ऑन आइवरी। देखिए, जब राजस्थानी स्कूल की बात करते हैं ना, तो राजस्थानी स्कूल के अंदर जो राजस्थानी शैली है उसके अंदर एक अलवर शैली है। ठीक है, तो अलवर के अंदर जो हाथी के दांत होते हैं उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है। ठीक है, जो हाथी के दांत होते हैं आइवरीज, उसकी प्लेट्स होती है, पटरियाँ बनाई जाती है उसकी, फिर उस पर पेंटिंग की जाती है, तो वो अलवर की फेमस है। ठीक है, तो इसका आंसर अलवर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 122। ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? विच स्टाइल आर नोन फॉर ढूंढार शैली? देखिए, ढूंढार, अगर आप राजस्थानी शैली को अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ढूंढार, हड़ौती, है ना, कोटा बूंदी, ये सारे आपको पता होगा। तो हम ढूंढार की बात कर रहे हैं, तो ढूंढार के अंदर आता है हमारा जयपुर, उनियारा, अलवर, उनियारा, अलवर और शेखावती। ये चार उप शैली है हमारी ढूंढार शैली की। ठीक है, देखा जाए ना तो राजस्थान को 4-5 हिस्सों में बांटा हुआ है और उसके अंदर आता है ये कि इस एरिया का ये वाली शैली विकसित हुई है, ये वाला स्टाइल विकसित हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 123 हमारे सामने। जयपुर चित्रकारों की प्रिय विषय वस्तु रही, फेवरेट टॉपिक ऑफ जयपुर स्कूल। आपको पता होगा जो जयपुर स्कूल है, यानी प्रॉपर राजस्थान किस टॉपिक्स पे यानी बनाए जाते थे? कृष्ण, वैष्णव धर्म, इन पर। तो जयपुर में भी ज़्यादा खास यानी उसी पे बने हैं। तो यहाँ पे जो बिहारी सतसई है ना, बिहारी सतसई, इस पर ये जो टॉपिक है, इस थीम पे ज़्यादा टॉपिक बन यानी पेंटिंग बनी है। और इसके अलावा जैसे कृष्ण चरित हो गया, 12 मासा हो गया, राग रागनी, विभिन्न देवी देवताओं के चित्र, स्त्री का सौंदर्य, ये सारे टॉपिक्स इसके मेन रहते थे। बाकी बिहारी सतसई सबसे टॉप पर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है। मोटी एवं नाटी मानव आकृतियाँ किस शैली की है? फैट एंड शॉर्ट फिगर्स आर नोन फॉर विच स्कूल? आपको पता होगा, यानी आपने देखा होगा जरूर, जो मेवाड़ शैली है ना हमारी, उसके जो फिगर्स हैं, जो आकृति है, मानव आकृति, वो थोड़े से मोटे नाटे बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा होगा मेवाड़, मेवाड़ स्कूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 हमारे सामने। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? मेन सेंटर ऑफ मेवाड़ स्कूल। आपको पता होगा ये जो उदयपुर था, ये मेवाड़ शैली का मुख्य केंद्र रहा। देखिए, आपको पता होगा जो महाराणा प्रताप थे उसके पिता थे, तो वो विस्थापित होते गए, पहले चावंड, फिर उदयपुर, ऐसे से चेंज होती रही। तो मेन की बात करें तो पहले चावंड था, फिर उसके बाद में उदयपुर रहा। अगर ऑप्शन में चावंड रहे तो चावंड भी कुछ समय तक का था, तो उदयपुर सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। तो उदयपुर सबसे सही ऑप्शन है इसके लिए। और मेवाड़ शैली को आपको पता ही होगा, महाराणा कुंभा से शुरू हुई है। और इसके जो मेन कलाकार है, साहिबुद्दीन, मनोहर और निसारुद्दीन, इसके यानी मेन जो आर्टिस्ट है टॉप रैंक वाले, वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है। मेवाड़ शैली की प्राचीनतम कृति, ओल्डेस्ट आर्ट पीस ऑफ मेवाड़ स्कूल। आपको पता होगा सुपाशनाचर्यम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुपाशनाचर्यम।
ये वाला जो ग्रंथ है ये 1423 में, ये वाला ग्रंथ 1423 में रेडी हुआ। और सुपाषणचर्यम सबसे ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराने ग्रंथों में से एक है मेवाड़ शैली का, ठीक है, प्राचीनतम कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 127, चोर पंचाशिका किस शताब्दी में लिखी गई? विच टाइम चोर पंचाशिका इज रिटर्न? चोर पंचाशिका आपको पता है किसने लिखी? एक कश्मीरी पंडित ने, जो जिसका नाम था विल्हण। विल्हण ने ये लिखी, तो ये है 1540। क्वेश्चन नंबर 128 हमारे सामने, अलग अलग राजस्थानी चित्रों की पहचान का उत्तम साधन क्या है? आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन राजस्थानी पेंटिंग्स। देखिए सिंपल सा है, जब हम राजस्थानी पेंटिंग्स देखते हैं ना, तो वो सबसे बड़ा यानी जो डिफरेंस दिख जाएगा वो आंखों से ही दिख जाएगा, ठीक है। इसमें एक गुलाबी आंखें वगैरह नहीं है, इसमें है मृग जैसे नयन, मछली जैसे, खंजन जैसे नयन, आंखें। तो ऐसे यानी डिफरेंस निकाला जाता है आंख से, जो हमारी ये राजस्थानी चित्र शैली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ? टॉपिक ऑफ राग रागनी पेंटेड मोस्ट ऑफ विच स्कूल? तो ये था हमारा राजस्थानी आर्ट स्कूल या चित्र शैली भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 130 हमारे सामने, संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? पेंटिंग रिलेटेड टू म्यूजिक आर नोन। जैसे हम राजस्थानी आर्ट स्टाइल को देखते हैं ना, तो वहाँ पे 12 मासा, राग रागनी, बिहारी सतसई ऐसे चित्र दिखते हैं। तो जो संगीत से रिलेटेड है डायरेक्ट, वो है रागमाला, ठीक है। रागमाला में क्या है, हमें 6 राग मिलते हैं, 6 राग, और ऐसे ही ऋतुओं का भी वर्णन है, ठीक है। तो राग मतलब संगीत के जो राग होते हैं, रागनियाँ होती हैं, तो उससे रिलेटेड चित्र हमारी राजस्थानी शैली में बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 हमारे सामने, भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहा जाता है? इन इंडियन आर्ट पेंटिंग ऑन वेदर नोन फॉर। देखिए मैंने बताया, जैसे संगीत की बात कर रहे तो रागमाला, ऋतु की बात कर रहे तो 12 मासा, ठीक है। 12 मासा में क्या होता है? 12 मासा, इसमें जो चित्र होते हैं ना, वो जो हमारा इंडियन कैलेंडर होता है ना, उसके अनुसार चित्रित किए जाते हैं। जैसे चैत्र से लेके फाल्गुन तक के जो भी इनके जो नाम होते हैं, वो हर एक महीने के अलग अलग चित्र, अलग अलग उसके इमोशन, मूवमेंट सारा डिपिक्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 132 हमारे सामने, बूंदी के लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? व्हाट इज मेन टॉपिक ऑफ बूंदी स्कूल? तो आपको पता होगा ये जो बूंदी शैली थी राजस्थानी के अंदर आती है, और इसके अंदर ना वही टॉपिक हमारे प्रमुख विषय थे। जैसे कृष्ण लीला हो गई, कृष्ण लीला, 12 मासा, ये वाला हो गया 12 मासा, और राग रागिनी, रागमाला, नायक नायिका, ठीक है, नायक नायिका। तो ये सारे हमारे जो बूंदी शैली है उसके मेन जो विषय थे, टॉपिक्स थे, वो ये थे, ठीक है, जिसपे वो पेंटिंग्स किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133वां, बूंदी शैली में चित्रित दूज का चांद देखते प्रेमी युगल किसने चित्रित किया है? पेंटिंग ऑफ दूज का चांद देखते प्रेमी युगल, पेंटेड बाय। तो देखिए जब बूंदी शैली चित्रित हो रही थी, अपने संरक्षण में थी, तो जब ये पेंटिंग्स बन रही थी ना, तो इस समय ना क्या हुआ था, कलाकार अपना नाम लिखना शुरू कर रहे थे, ठीक है। तो दूज का चांद देखते प्रेमी युगल की जो पेंटिंग है, इस पर इस पर जो चित्रकार है उसका नाम है मोहन, ठीक है। उसने अपने हस्ताक्षर किए है इस चित्र पर, ठीक है। तो ये पहला यानी था बूंदी शैली में जिसने अपना साइन किया था कि ये चित्र मेरे द्वारा बनाया गया है, तो उसने प्रॉपर साइन किया उस पर, ठीक है। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 134 हमारे सामने, सुरजन नामक चित्रकार किस शैली का प्रमुख चित्रकार रहा? सुरजन फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम विच स्कूल? तो ये बूंदी शैली का फेमस आर्टिस्ट है हमारा सुरजन। सुरजन के प्रमुख चित्र की बात करें तो आ जाता है ग्रीष्म वाला, यानी ग्रीष्म समय में हाथी,
और कांटा निकालती महिला, कांटा निकालती महिला, ग्रीष्म में हाथी। ठीक है, ये दो इसके जो टॉपिक्स है, यानी इसकी पेंटिंग्स है जो थोड़ी फेमस है सुरजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 135 हमारे सामने, बूंदी शैली को प्रोत्साहित किस शासक के समय मिला? बूंदी स्कूल ऑफ आर्ट इनकरेज बाय विच रूलर? जो राजा राव सुरजन थे ना, सुरजन, इनके समय में बूंदी शैली को यानी एक पेट्रोनेज मिला और ये अपने डेवलपमेंट के रास्ते पर निकल पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 136 हमारे सामने, बूंदी शैली का उत्कर्ष समय किस शासक के समय था? ठीक है, विच रूलर टाइम बूंदी एट एपेक्स लेवल? पेंटिंग के लिए एपेक्स लेवल कौन सा था बूंदी समय का? तो ये है हमारा उमेद सिंह, राजा उमेद सिंह। ये वही राजा है जिसको यानी कोटा में बहुत ज़्यादा शिकार किया करते थे। ठीक है, नाम एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 137, बूंदी शैली में किस प्रकार के रंग अधिक प्रयोग किया गया है? विच टाइप ऑफ कलर यूज मोर इन बूंदी? देखिए, कलर तो सारे यूज कर रहे थे, चाहे रंग बिरंगे हो कैसे भी हो, पर बूंदी शैली में यहाँ पे ना कुछ सोने चांदी के कलरों का भी इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे सोने चांदी के जो कलर थे उनका इस्तेमाल किया गया, गोल्डन और सिल्वर, जिससे पेंटिंग की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाती थी, उसकी कीमत और निखर जाती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 हमारे सामने, बूंदी शैली के रंग योजना कैसी थी? विच टाइप ऑफ कलर कॉम्बिनेशन यूज इन बूंदी स्कूल? देखिए, बूंदी स्कूल में थोड़े से चटक मटक वाले कलर यूज किए जाते थे, तो इसकी जो रंग योजना थी वो थी चटकोली। ठीक है, इसको मैं अगर कलर से समझाऊं तो चटक कलर मतलब तेज कलर, एकदम जैसे ग्रीन हो गया, येलो हो गया, ऐसे थोड़े से चटक कलर होते हैं ना, आपने देखना इसकी पेंटिंग्स को आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 139, राग दीपक चित्र किस शैली का है? पेंटिंग ऑफ राग दीपक फ्रॉम विच स्कूल? तो ये हमारे बूंदी शैली का स्कूल है। ठीक है, बूंदी शैली में ये वाला चित्र हमें मिलता है राग दीपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 हमारे सामने, किशनगढ़ के लघु चित्रों की स्थापना किसने करी? हु इज फाउंडर ऑफ किशनगढ़ पेंटिंग? जैसे कि आपको सभी को पता है, राजा सावंत सिंह। सावंत सिंह एक इतने बढ़िया राजा माने जाते थे, मतलब ये कविता भी लिखते थे, ये कवि थे, कला मर्मज्ञ थे और बहुत अच्छे शासक थे। इन्होंने अपनी कविताएं लिखी, जिस पर निहाल चंद ने भी एक बनी ठनी की पेंटिंग बनाई और कई सारी पेंटिंग्स बनाई। बनी ठनी मतलब कुछ ज़्यादा वायरल हो गई। तो ये जो सावंत सिंह है, इसका नाम नागीदास भी है और कई सारी क्वालिटीज़ के अंदर थी, जिसके द्वारा किशनगढ़ अपने अच्छे डेवलपमेंट कर पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 141 है, बनी ठनी का चित्र किस शैली का है? तो हमारा किशनगढ़ शैली का है। हमारा ही क्या, किशनगढ़ शैली का हमारा आ जाता है बनी ठनी। ठीक है, ये चित्र बनी ठनी का, पेंटिंग ऑफ बनी ठनी फ्रॉम विच स्कूल? किशनगढ़। क्वेश्चन नंबर 142 है, किस मुगल कालीन चित्रकार को पूर्व का रफेल कहा जाता है? विच मुगल पेंटर फेमस फॉर ईस्टर्न रफेल? देखिए, जो ईस्टर्न रफेल कहा जाता है, जिसे पूर्व का रफेल कहा जाता है, वो है हमारा बेहजाद। और बेहजाद के बारे में जब बाबर बताते हैं, तो बाबर बताते हैं कि ये दाढ़ी रहित चेहरे बनाने में निपुण नहीं है, बाकी अच्छा चित्रकार है। ठीक है, तो यह है बेहजाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बेहजाद देखिए, ईरानी है, फारसी है। ठीक है, ईरानी भी है और फारसी भी है, पर्शिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? फादर नेम ऑफ अबुल हसन, वो था अकारिजा। अकारिजा, ये भी मुगल काल के ही चित्रकार थे अकारिजा। और अबुल हसन तो आपको जानते ही हो, अबुल हसन मतलब जो आपके जहांगीर के समय का
एक अच्छा कलाकार अबुल हसन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 है हमारे सामने। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया? दिल्ली रेड फोर्ट बिल्ट बाय हुज सन? देखिए, जो लाल किला आपको पता ही है शाहजहां ने बनाया। लाल किला हो दिल्ली का या आगरा का ताजमहल, ये शाहजहां ने बनवाया। अब शाहजहां के पिता कौन है? वो है जहांगीर। ठीक है, तो यहाँ पे जहांगीर पूछा गया है। और इसकी छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ मैं। अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद करना है तो बादशाह, बादशाह से क्या हो गया? बाबर हो गया बी से, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, एस से शाहजहां और ए से सबसे घटिया नाम जो है औरंगजेब। तो ये मुगल काल के हैं। ठीक है, इसमें अगर आपको यानी एक ट्रिक है, जल्दी से याद हो जाती है और आप जल्दी से पता कर सकते हो कौन किसका पोता, दादा और बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 है हमारे सामने। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हु बिल्ट हुमायूंस टॉम्ब? देखिए, हुमायूं टॉम्ब में मैं एक हफ्ते रहा था, वहाँ पे रिनोवेशन के काम कराए कई सारे मैंने। तो हुमायूं का जो मकबरा है ना, वो बनवाया था अकबर ने, जो पेपर पे है। पर अकबर उस समय बहुत छोटा था, उसकी माँ ने बनवाया था, यानी जो हुमायूं की बेगम थी उसने बनवाया था। अकबर का नाम था उस समय, बट अकबर, यानी हमारा आंसर भी अकबर रहेगा, पर हकीकत क्या थी? उसकी बेगम ने बनवाया था। अकबर की अम्मी कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। क्वेश्चन नंबर 146 है। आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? हु राइट आईने अकबरी? देखिए, अकबर की जो गाथा है ना, जिसे अकबर नामा कहा जाता है, तो उसके ना 3 पार्ट हैं। तो ये तीसरा पार्ट है आईने अकबरी, और ये इस आईने अकबरी को लिखा है अबुल फजल ने। अबुल फजल ने इसको लिखा है और अबुल फजल ने इसके चित्र भी बनाए हैं। और इसको ना अकबर की पेंसिल भी कहते हैं, यानी कलम, अकबर की कलम कहा जाता है अबुल फजल को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? मैंने बताया अबुल फजल। और हु इज द मेन पेंटर ऑफ आईने अकबरी? अकबर ने किस राज्य पर विजय के उपरांत बुलंद दरवाजा बनवाया? देखिए, विच स्टेट वॉन बाय अकबर एंड मेक बुलंद दरवाजा फॉर मेमोरेबल विनिंग? जब गुजरात में वो जीत के आया अकबर, तो फतेहपुर सीकरी में उसने बहुत बड़ा दरवाजा बनाया जिसका नाम दिया बुलंद दरवाजा। तो गुजरात के राज्य पर विजय के उपरांत, विजय के बाद ये बुलंद दरवाजा बनाया फतेहपुर सीकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है। मुगल चित्रकला किन 2 शैलियों का सम्मिश्रण है? विच 2 स्टाइल्स कॉम्बिनेशन इज मुगल स्कूल? देखिए, अगर आपको पता होगा तो जो इंडियन स्टाइल है हमारा, इंडियन स्टाइल प्लस पर्शियन स्टाइल, इन दोनों को मिलाकर ही हमारा मुगल स्टाइल बना है। ठीक है, सिंपल है, इंडियन और पर्शियन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 हमारे सामने। मुगल काल का स्वर्ण युग था, गोल्डन टाइम ऑफ मुगल। देखिए, जो ये पीजीटी का क्वेश्चन था ये वाला, इसमें जो आंसर था ना, इसका आंसर था शाहजहां। इसका आंसर शाहजहां है। बट इसको हम 3 कैटेगरी में देख सकते हैं। अगर मुगल राज्य का स्वर्ण काल कहा जाए तो शाहजहां माना जा सकता है, पर अगर इसमें कुछ और कंडीशन आ जाए, जैसे मुगल काल का स्वर्ण युग चित्रकला में कौन सा है, तो चित्रकला में आएगा आपका जहांगीर, क्योंकि उस समय बहुत अच्छे यानी चित्र बने और बहुत बढ़िया चित्र तैयार किए गए। और अगर पूछा जाए कि मुगल काल में जो स्वर्ण युग था साहित्य का, वो क्या था, वो किसके काल में था, तो वो अकबर में आएगा, क्योंकि अकबर के समय में आपको पता ही है बड़े बड़े जो ग्रंथ थे उसे पेंट कराया गया, चित्र कराया गया, लिखवाए गए। तो साहित्य में अकबर आएगा, चित्रकला में जहांगीर। और जब वास्तुकला की बात की जाती है, जैसे आर्किटेक्चर हो गए बड़े बड़े ताजमहल और वगैरह, तब शाहजहां को बताना बिल्कुल सही है, स्वर्ण काल में, गोल्डन पीरियड में। ठीक है,
तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है शायद ये पूरा ना हो, पर मैंने आपको तीनों कंडीशन बता दी। अगर क्या पूछा जाए गोल्डन पीरियड में, मतलब स्वर्ण युग, मुगल काल का वास्तुकला का स्वर्ण युग में शाहजहाँ आएगा, साहित्य के स्वर्ण युग में अकबर आएगा, और मुगल काल का जो स्वर्ण युग है चित्रकला में, वो उसके लिए सबसे बेस्ट होगा हमारा जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारे सामने, मुगल शैली की नींव किसने रखी? हु एस्टैब्लिश्ड बेस्ड ऑन मुगल स्कूल। देखिए जो मुगल शैली की यहाँ पे लिख देता हूँ चित्रकला, जो चित्रकला की नींव थी वो बेसिकली ना हुमायूं द्वारा रखी गई। ठीक है, हुमायूं। और हुमायूं जब लेके आया था दो कलाकारों को, मीर सैयद अली, अब्दुसम्मद शिराजी, तब ये पर्शियन और इंडियन को मिक्स कर चुका था और मुगल शैली की नींव रख चुका था हुमायूं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152 है, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को अच्छा समझता था? विच मुगल रूलर थिंक्स दैट पेंटिंग इज गुड। तो आपको पता ही होगा, जो जैसे मैंने बताया था, जो स्वर्ण काल था वो चित्रकला का जहांगीर के समय माना जाता है। तो जहांगीर बहुत अच्छा समझता था चित्रकला को। ठीक है, इसलिए वो आपको पता ही है, उसका झुकाव ही चित्रकला इन सब में ज़्यादा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 है, मीर सैयद अली किसके दरबार के मुख्य चित्रकार थे? विच रूलर्स कोर्ट पेंटर इज मीर सैयद अली। देखिए मीर सैयद अली आए तो हुमायूं के समय थे, पर जब अकबर का समय आया तो उसे अपना कोर्ट पेंटर बना दिया गया, मतलब मुख्य दरबारी चित्रकार। तो ये अकबर के समय एक्टिवली एक कोर्ट पेंटर था, मतलब दरबारी चित्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? विच रूलर टाइम पोर्ट्रेट आर मोर कंसिडर। देखिए शबीह का मतलब मैं बता देता हूँ, यहाँ पे पोर्ट्रेट होता है। पोर्ट्रेट मतलब हमारा जो जेस्चर होता है, मतलब जिसमें फेस होता है, नाक आँख सब पूरा दिख रहा होता है, मतलब एक फेस और थोड़े से शोल्डर, इसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। और शबीह एक फारसी शब्द है, तो मुगल काल में शबीह कहा जाता है पोर्ट्रेट्स को। तो शबीह चित्रों को किसके समय महत्व मिला, यानी इम्पोर्टेंस कब मिली शबीह चित्रों को? तो ये अकबर के समय शबीह चित्रों को इम्पोर्टेंस अच्छे मिल चुकी थी, मतलब। ठीक है, पोर्ट्रेट्स बनाए जाने लग गए थे। अकबर दरबारों के जो थे ना, जो उसके दरबार में अच्छे अधिकारी थे सबके, यानी वो शबीह चित्र बनवाया करता था अकबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 155 है हमारे सामने, प्रकृति चित्रण किस के शासनकाल में उच्च स्तर पर था? विच रूलर्स टाइम द नेचर्स पेंटिंग वाज द एपेक्स। देखिए जो प्रकृति चित्रण था ना, जहांगीर के समय में बहुत ऊपर था। मतलब जहांगीर ने यानी जो मंसूर था उसको भी भेजा था कश्मीर की, जाके 100 फूलों की तस्वीर बना के लाओ, और नेचर से बहुत जुड़ा हुआ था मतलब जहांगीर ना। तो ये जहांगीर के समय ना प्रकृति जो चित्रण था वो अच्छे लेवल पर पहुंच गया था। क्वेश्चन नंबर 156 है हमारे सामने, जहांगीर के समय कौन सा हिंदू चित्रकार था जो छवि चित्र बनाने में अव्वल था? हु इज फेमस हिंदू पेंटर इन जहांगीर टाइम फॉर पोर्ट्रेट। देखिए जो जहांगीर के समय हिंदू पेंटर था ना, वो था बिशनदास। और बिशनदास को ना जहांगीर ने शाह अब्बास का पोर्ट्रेट बनाने भेजा था, मतलब उसके दूर का भाई था। और बड़ा ही उसे अच्छा लगा कि बिशनदास ने बहुत ही अच्छे से उसको यानी पेंट किया, कैनवस पे उतारा, जो उस समय यूज़ किया जाता था कैनवस कपड़ा वाला, तो उसको बड़ा अच्छा लगा। और बिशनदास मतलब बहुत अव्वल का मतलब पोर्ट्रेट पेंटर था उस समय का। क्वेश्चन नंबर 157 है, शेख फूल सूफी संत किसने चित्रित किया? फेमस पेंटिंग शेख फूल सूफी सेंट पेंटेड बाय, ये भी बिशनदास द्वारा चित्रित एक चित्र है, पेंटिंग है। ठीक है, मुगल टाइम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 158, मुगल चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था?
इन मुगल पेंटिंग स्टाइल, हु इज़ द फेमस बर्ड्स पेंटर। देखिए, अकबर की बात करें तो मिस्किन और जहांगीर की बात करें तो मंसूर। ठीक है, मिस्किन। और अगर दोनों आ जाते हैं ऑप्शन में तो मंसूर सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसने बहुत ही सुंदर तरीके से, जैसे बाज पक्षी देख सकते हो, और आप टर्की कॉक वगैरह, ये मंसूर मिस्किन से भी एक कदम आगे था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 159 हमारे सामने। जहांगीर अपने समय का सबसे अच्छा चित्रकार किसे मानता था? जहांगीर थिंक्स बेस्ट आर्टिस्ट इन हिज टाइम। देखिए, जब जहांगीर ना अपनी तख्त पोशी पे था, अपने ताज पहन रहा था, तो उस समय ना जहांगीर का ना एक चित्र बना देता अबुल हसन ने। अबुल हसन ने उसका चित्र बना दिया और जहांगीर हो गया खुश, क्योंकि वो मोमेंट तो उसके लिए प्रीशियस था और उसको वो कोई पेंट कर देता हो बस, तो उसको दे दी, अबुल हसन को क्या दे दी? नादिर उल जमा की उपाधि दे दी, नादिर उल जमा। ठीक है, लास्ट में जमा से याद कर सकते हो आप। ठीक है, नादिर उल जमा की उपाधि दे दी, और मंसूर को उपाधि दी जहांगीर ने नादिर उल असर। ठीक है, मंसूर को दी असर वाली उपाधि। और जहांगीर के सबसे अच्छा समय तो ये अबुल हसन को ही मानता था, क्योंकि ऐसे प्रीसियस मोमेंट कैप्चर करता था अबुल हसन कि जहांगीर का मन आ जाता था उसके कामों पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 है हमारे सामने। बाज पक्षी का चित्रण किसने किया? जैसे कि मैंने बताया, मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया है। तो ये था हमारे पूरे 40 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ये चैनल। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स रिकमेंड करी है, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। अगर आप टीजीटी, पीजीटी या नेट की तैयारी कर रहे हो तो वो बुक ज़रूर परचेज करें और अपने जो नॉलेज है उसको इंक्रीज़ करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।